बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। एज़ यू नो दैट हम पीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये एक हमारे प्रोफेसर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जो हमारे तैयारी करवाएंगे पीपीएससी टेस्ट क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो आप वीडियो सारी कंप्लीट देखिए। स्टार्ट करने वाले हैं और पीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन चलेगी और इसमें एफएससी, फिर हम बीएससी और मास्टर लेवल तक के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो कीप वाचिंग। थैंक यू। हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें 3 टॉपिक्स हैं, सेट्स, फंक्शन एंड ग्रुप्स। तो सेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हुए हैं जी। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन क्या होता है जी, चीज़ों को इकट्ठा करना। वेल डिफाइंड क्या होता है, इसका मतलब ये मैं बता देता हूँ आपको। और ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट लेने हैं, ठीक है, यानी रेपिटेशन इन्वॉल्व नहीं होती। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आप ये डिसाइड कर सकें कि वो एलिमेंट उस सेट में है या नहीं है। या वेल डिफाइंड वो चीज़ें होती हैं जिनकी डेफिनेशन सब के लिहाज से एक सी होती है। यानी अगर मैं कहूँ, आपको ये कहूँ कि जी आप ये सेट लिखें, अपनी क्लास में ज़हीन बच्चों का एक सेट बनाएं, तो आप जो है वो किसको ज़हीन समझेंगे और मैं किसको ज़हीन समझूंगा, ठीक है, या जो दूसरे लोग हैं वो किसको ज़हीन समझेंगे। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में सेम नहीं होगा। इसलिए ज़हीन बच्चों का सेट नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन ही नहीं है। या हम ये कह जी दुनिया में खूबसूरत लोगों का सेट, तो कौन से खूबसूरत लोग हैं, आप किनको समझते हैं जी। हो सकता है जी आप ये कहें कि जिनके नए नक्श अच्छे हैं वो खूबसूरत हैं। कोई कहेगा जी जिनकी आंखें अच्छी हैं वो खूबसूरत हैं। कोई कहेगा जी जिनका रंग हो रहा है वो खूबसूरत हैं। तो इसलिए आपकी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इनको सेट नहीं कह सकते। कलेक्शन वेल डिफाइन का मतलब आपको पता चल गया ना, कि आप ये डिसाइड कर सकें कि आया वो वाली जो आप एलिमेंट ले रहे हैं वो सेट में है या नहीं है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर आपके पास जो है ना, वो वर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए, फजी वर्ड नहीं होना चाहिए। ये अनक्लियर वर्ड्स हैं, जैसे ब्यूटी है, ठीक है, नेचर है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके, इंटेलिजेंस है, ये अनक्लियर वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम मेंबर्स या एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं और सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से शो करते हैं। सेट को लिखने के 3 वेज हैं। डिस्क्रिप्टिव वे है। डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं कि हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, हम उसको प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं कि सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं। यानी अगर हमारे पास लिखा हुआ जी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक, तो हम ये लिख देते हैं जी सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। या ABC लिखे हैं तो हम कह देते हैं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद टेबुलर फॉर्म होती है कि आपने उसके एलिमेंट्स को लिखना होता है, ठीक है। यानी आप अगर 1 2 3 लिखते हैं तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। और सेट बिल्डर एक स्पेशल नोटेशन है, ठीक है। इसमें आप जो है वो कैसे लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं एलिमेंट्स के बारे में, और उन सब एलिमेंट्स को एक ही लेटर से शो कर देते हैं। जैसे ए लिखा है जी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये सेट बिल्डर नोटेशन होगी। सिंबल मेंबरशिप के लिए ई वाला यूज़ होता है। ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है ए स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, और अगर क्रॉस लगा दें तो एलिमेंट नहीं है। उसके बाद ये चंद सेट्स दिए हुए हैं, ये आप लोगों को पता ही हैं, कोई आपको मसला हो तो आप पूछ ले सकते हैं। इक्वल सेट्स दिए हुए जी। 2 सेट इक्वल कब होते हैं? सबसे पहले तो बात ये, 2 सेट इक्वल तब होंगे अगर एक तो उनका साइज सेम हो, यानी जितने ए में एलिमेंट्स हैं उतने ही बी में हो, और दूसरा ये है कि जो एलिमेंट्स ए में हैं वही एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ठीक है। कि जो ए में एलिमेंट्स हैं वही अगर बी में हैं तो फिर आपके सेट जो है वो इक्वल होंगे। जैसे उसने लिखा है 1 2 3 और 2 1 3, ये इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता ना सेट में। ज़रूरी नहीं है कि हमने ऑर्डर तरतीब से लिखना है एलिमेंट्स को, तो हम तरतीब बदल भी सकते हैं। अब ये सेट हमारे पास इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। नोट देखें, ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। मीन्स इफ़ ए एंड बी आर इक्वल दे हैव द सेम एलिमेंट्स, एंड इफ़ ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट्स देन ए बराबर बी, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ का ये मतलब IFF हम इसको शॉर्टली लिखते होते हैं। उसके बाद ये देखें इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट ए एंड बी कैन बी पेयर्ड इन सच अ वे दैट, अगर हम उनके दरमियान में 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बना सकें तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सेट्स के एलिमेंट्स एक जैसे हों, तो साइज़ एक जैसा हो, सेट्स का साइज़ एक जैसा हो, लेकिन उनके एलिमेंट्स एक जैसे ना हो।
यानी अगर मैं ये कहूँ जी सेट ए में ABC है और सेट बी में 1 2 3 है, तो ये ए और बी जो सेट हैं ये इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्वल सेट्स नहीं होंगे। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है और ऑड नंबर का, ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, या इवन नंबर इसके साथ मिला लें तो ये भी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ऑर्डर ऑफ सेट, साइज ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है, कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो आपका ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर, सेट का ऑर्डर हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, यानी 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा कोई इंटीजर भी हो सकता है। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है उसको सिंगलटन, और जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको एम्प्टी या नल सेट बोलते हैं। अब ये एक स्पेशल सेट है एम्प्टी सेट। ठीक है, कुछ लोग इसकी कोई बहुत सारे रीजंस देते हैं, लेकिन मैं 1 2 रीजंस आपको बता देता हूँ जी। कि जो हमारा ऑपरेशन है हमने डिफाइन करवाया सेट के ऊपर, कंप्लीमेंट वाला ऑपरेशन या इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन। ठीक है, तो उसको डिफाइन करवाने के लिए कि वो कंप्लीमेंट और जो 2 सेट्स का इंटरसेक्शन है वो भी अगेन एक सेट होता है, उसके लिए हमने एम्प्टी सेट इंट्रोड्यूस करवाया है। या उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी कलेक्शन तो आपके पास वेल डिफाइन है, एम्प्टी कलेक्शन है। यानी मैं ये कहूँ जी MSc की क्लास में 5 साल वाले बच्चों का सेट, तो ये कलेक्शन तो है लेकिन एम्प्टी है। यानी ऐसा हो नहीं सकता कि MSc की क्लास में 5 साल वाले बच्चे हों। ठीक है, ये, या आप ये कह लें जी एक रूम है उसमें चेयर्स पड़ी हुई हैं, आप चेयर्स हटा दें, रूम खाली कर दें, फिर भी वो सेट तो है, यानी वो रूम तो रहेगा ही, सेट तो रहेगा, लेकिन उसमें कोई चेयर नहीं है या कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं बस। फाइनाइट एंड इन्फिनिट सेट, जिस सेट में एलिमेंट्स आप गिन सकते हैं, ठीक है, वो फाइनाइट होता है, और जिसमें आप नहीं गिन सकते वो इन्फिनिट होता है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर n बिलोंग्स टू n किसी सेट का साइज़ है तो वो आपके पास फाइनाइट होता है। एक और टर्म होती है काउंटेबल, वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर कभी डिटेल से बताऊंगा एंड पे। सबसेट क्या होता है कि अगर ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो फिर हम ए को बी का सबसेट कहते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो ए से, तब हम उसको प्रॉपर बोलते हैं, वरना इम्प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, ए और बी उस सूरत में बराबर भी हो जाते हैं। और आपको पता है जी n आपका z में कंटेन करता है, z का सबसेट है, z q का सबसेट है, q r का, और r c का सबसेट है। एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, ये आपने याद रखना है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब इकट्ठा करके एक कलेक्शन में डाल दें तो वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने करना ये है फ़िलहाल कि आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको लाजमी सॉल्व करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7 ये आपने लाजमी हल करना है। ऑपरेशन ऑन सेट्स ए यूनियन बी, आपने इकट्ठा करना है एलिमेंट्स को, लेकिन रिपीट नहीं करना एलिमेंट्स को। इंटरसेक्शन, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने होते हैं। डिसजॉइंट, अगर उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो हम उनको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो लेकिन कोई एक दूसरे का सबसेट ना हो, यानी उनमें कोई एक एलिमेंट कॉमन हो लेकिन ए और बी सबसेट ना हो एक दूसरे के, तब हम कहते हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। कंप्लीमेंट क्या होता है जी सेट ए का? ए कंप्लीमेंट क्या होता है? u माइनस ए, यानी वो वाले एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। इस तरह डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए और बी का डिफरेंस क्या होगा? ए में है और बी में नहीं है। वेन डायग्राम्स को छोड़ दें आप। उसके बाद एक ये रिलेशन बिटवीन ए एंड बी और रिजल्ट सजेस्टेड है, ये आपने लाजमी करना है, इनको पढ़ना है आपने इस टेबल को। और इस एक्सरसाइज की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स, तो यूनियन वाली प्रॉपर्टीज़ 3 सेट्स के ऊपर होल्ड करती हैं, इंटरसेक्शन वाली भी होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव होती है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जिस तरह से ये आपकी 5th से ऑनवर्ड दी हुई हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के आपस में। जो पहले वाले 4 हैं वो आपके एसोसिएटिव लॉज हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अगर यूनियन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन की है, इंटरसेक्शन की है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, एंड देन डे मॉर्गन लॉज हैं, ये आपने याद रखने। उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद है जी इंडक्शन डिडक्शन, ये हम एक अलग से वीडियो में देखते हैं।